अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत सी बातें की क्लाइंट्स के लिए। एक और चीज़ जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लाइंट्स की क्या क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। हाँ, आपको बुरी लगेंगी आप जब सुनेंगे, लेकिन ये हकीकत अगर आप जान लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपका घर अच्छा बनेगा। आप भी फैसिलिटेट कर रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर भी फैसिलिटेट कर रहा होगा आपको, और दोनों जब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे तो घर अच्छा बनेगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को बुरी लगती हैं क्लाइंट्स की। अब चलते हैं उस लिस्ट की तरफ कि क्या क्या चीज़ें बुरी लगती हैं कॉन्ट्रैक्टर को आपकी। पुअर ब्रीफिंग में सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें बिला वजह आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बल्कि शायद फजूल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस पे कॉन्ट्रैक्टर गुस्से में आता है, कॉन्ट्रैक्टर एनॉय होता है। अब अगर आप इसे सही से प्लान करके गए हैं कि मैंने ये डिस्कशन करनी है, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में एक्सप्लेन करना है, सवा घंटे में एक्सप्लेन करना है, 1.5 घंटे में एक्सप्लेन करना है, तो मेक सेंस। अगर आप उसी काम पे 4 घंटे लगा देते हैं तो वो कॉस्ट आपको चार्ज होगी, उस कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज करनी चाहिए आपको वो कॉस्ट, क्योंकि आपने उनका एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया किया। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, आपने खुद करना है। देखिए, डिसीजंस क्लाइंट को करने हैं, गालिबन तमाम डिसीजंस क्लाइंट को करने हैं जो उस घर बनने में होने हैं। अगर आप बिल्कुल उसे टाइम ही नहीं दे रहे, उसे कोई डिसीजन अपनी तरफ से नहीं दे रहे, तो वो फंसा रहेगा, और जितना वो फंसा रहेगा उतना कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट हाई होती जाएगी। जब कॉस्ट हाई होती जाएगी तो फ्रिक्शन आनी शुरू हो जाएगी, उसे प्रोजेक्ट में बचना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको प्लान करके अच्छी ब्रीफिंग देनी है कॉन्ट्रैक्टर को, और वो उसी से ही खुश होगा, उसी से ही विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। उसी की वजह से आप दोनों को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, उसे एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट मिलेगा जो अच्छे से बना हुआ होगा, और आपको भी एक अच्छा घर मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट शायद कम आएगी उस घर से जो घर बिल्कुल फंस के डिलीवर हो रहा है। बुरा मटेरियल देना ये उस सूरत में एप्लीकेबल है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर पे मटेरियल लिया हुआ है और आप उसे गंदा मटेरियल देना शुरू कर देते हैं। अब ना वो किसी को वो घर दिखा पाता है, ना वो मार्केट कर पाता है कि उसे और बिज़नेस मिले, और बुरा मटेरियल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आपकी ईंटें डिफरेंट साइज़ेस की आनी शुरू हो जाती हैं और मसले बढ़ते जाते हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है जो क्लाइंट्स को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। अगर प्रोक्योरमेंट आपको आती है तो ज़रूर प्रोक्योरमेंट करें, नहीं तो उसके ज़िम्मे प्रोक्योरमेंट लगाएं जिसे प्रोक्योरमेंट आती हो। ज़िद पर अड़े रहना एक और चीज़ है जिसमें शायद हम में से बहुत से लोग ये नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगा, और भी बहुत से लोग ये नहीं मानेंगे कि क्लाइंट भी ज़िद पे अड़ सकता है। मेरे ख़्याल में क्लाइंट ज़िद पे अड़ता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमें ज़िद्दी क्लाइंट्स भी मिलते हैं। वो टस से मस नहीं होते, उन्होंने एक चीज़ बात कर दी, वो उससे बिल्कुल नहीं हट रहे होते। उन्होंने कह दिया कि जी ये वेरिएशन मैंने फ्री में लेनी है, तो आप अगर उसे जितना मर्ज़ी कहते रहें वो बिल्कुल नहीं उससे हिल रहे होते। नॉर्मली सिचुएशंस में होता क्या है कि हम बाज़ दफ़ा कुछ वेरिएशंस पे, नॉट ऑल द वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस में ये कह देते हैं कि जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हम आपको चार्ज कर लेंगे, हम उस पर प्रॉफिट नहीं लेंगे। हालांकि प्रॉफिट लेना भी उसमें हक है, अदरवाइज़ सारे का सारा घर वेरिएशन में डल सकता है। आप कहें कि जी ये प्लॉट है, इसके ऊपर मैंने सिर्फ बुनियादें बनवानी है, और बाद में कहें कि दीवारें खड़ी कर दें और उस पर कोई प्रॉफिट ना चार्ज करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में मैं ये नहीं कहूँगा ऑल द क्लाइंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स बहुत ज़िद्दी मिलते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, उस प्रोजेक्ट के लिए ये डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। देखिए, आपने अपनी तमाम जमा पूंजी इस घर पे लगानी है। दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ये कारोबार है, उसके बच्चों का पेट इससे पलता है, उसके बाकी रोज़मर्रा के मामलात इससे चलते हैं, उसने कई लोगों को रोज़गार दिया हुआ है इसकी वजह से। तो अगर आप भी उसके साथ ज़्यादती करेंगे वो भी बुरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को ये भी बुरा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस दे देना। बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस देने से मतलब है कि अगर उसने वो प्रोजेक्ट 6 महीने में ख़त्म करना है तो आप कहें कि मुझे तो किसी ने 3 महीने का कहा है, आप 3 महीने में ख़त्म करें। हो सकता है उस वक्त उसके पास काम ना हो, वो आप
की बात मान ले और फिर वो नहीं दे सकेगा, फिर वो गलतियां करेगा, फिर प्रोजेक्ट ख़राब होगा, गलतियां छुपाएगा, वो सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे अगर आप उसे बहुत ज़्यादा टाइट टाइमलाइंस देते हैं। बाज़ दफ़ा टाइट टाइमलाइंस देने की वजह भी कोई नहीं होती, आपको किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा होता है और शायद उसने गलत कहा होता है, उसने डिले करना होता है, या आपकी कोई और ऐसी कमिटमेंट होती है जिसका कोई ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन से नहीं होता। मुझे घर खाली करना है अगले 2 महीने में, तो तुम 2 महीने में इसे कंप्लीट करके दो। अब उसका बिल्कुल ताल्लुक़ ही नहीं है आपको। अगर आपके मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है तो 2 महीने में घर कैसे मुकम्मल हो सकता है? वो आपको नहीं करके दे सकेगा। हो सकता है काम लेने के लिए वो कर ले और बाद में तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी और झगड़े शुरू हो जाएंगे। स्केड्यूल से डेविएट करने का कहते रहना, ये भी मेरे ख़्याल में कॉन्ट्रैक्टर्स जायज़ बात करते हैं कि जब आपको स्केड्यूल दे दिया उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे देखते रहें। उससे आप क्यों डेविएशन मांगते हैं? आप बाज़ दफ़ा कहते हैं कि छत इतने दिन में खुलनी चाहिए, बाज़ दफ़ा कहते हैं इतने कम दिन में खुलनी चाहिए, तो आई मीन दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आपको स्केड्यूल दिया था, आपको स्केड्यूल अच्छे से देखना चाहिए था और अब वो स्केड्यूल फॉलो होगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर स्केड्यूल फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नालायक या इनएक्सपीरियंस या जिसमें दोनों चीज़ें हों, वो फैमिली मेम्बर आपने साइड पे बिठा दिया तो फिर कॉन्ट्रैक्टर और आपकी लड़ाई होगी और मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर जस्टिफाइड होगा लड़ने में, क्योंकि वो आपकी लेबर से गप्पे भी लगा रहा होगा, वो लेबर को काम भी नहीं करने दे रहा होगा। प्रोडक्टिविटी लेनी होती है कॉन्ट्रैक्टर ने, अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं लेगा तो लॉस में चला जाएगा प्रोजेक्ट। और ये बहुत ज़्यादा होता है, ये 20-30% प्रोजेक्ट्स में होता है कि आप जो बिल्कुल नालायक और इनएक्सपीरियंस्ड आपकी फैमिली मेम्बर है उसे बिठा देते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो ऑनेस्टी को देखेगा। ऑनेस्टी के साथ साथ वो जो नुकसानात पहुंचा रहा होता है वो आपको ही एंड में पहुंच रहे होते हैं। जिस तरह आपको बुरा लगता है लॉन्ग रिस्पांस टाइम कॉन्ट्रैक्टर का, उसी तरह कॉन्ट्रैक्टर को भी आपका लॉन्ग रिस्पांस टाइम बुरा लगता है। आपको ये नहीं करना चाहिए। पहली फुर्सत में, फुर्सत इंसान को मिल ही जाती है, पहली फुर्सत में अगर कॉन्ट्रैक्टर की कॉल आई है तो उसे कॉल करें और उसका इशू रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सकता तो उसके ज़िम्मे लगा दें, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर रिलाई करें और उसे कहें कि ये इशू रिज़ॉल्व कर दो और घर को आगे चलाना शुरू कर दो। पेमेंट लेट करना ये काफ़ी क्लाइंट्स का खासा होता है। मैं खुद इस बिज़नेस में हूँ, मैं देखता हूँ जान जान के पेमेंट्स डिले करते हैं, आपकी पेमेंट्स रोकेंगे, आपका एक स्केड्यूल बना हुआ होगा उससे कम पेमेंट दे देंगे। ऐसा होता है, हम करते हैं। तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि उस पेस पे काम होगा। उस पेस पे काम नहीं हो सकता अगर आप पेमेंट रोकने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट एलिमेंट है तो ट्रस्ट एलिमेंट दोनों की तरफ से होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को भी तो ट्रस्ट चाहिए कि आप उसे पैसे दे देंगे। आप तो उसके ऑफिस में, उसके घर पे शायद जाते हैं, वो शायद आपके जहाँ आपकी रिहाइश है उस घर का जानता भी ना हो, तो वो आप पे कैसे ट्रस्ट कर ले कि वो आपके नीचे 10, 15, 20 लाख रुपए लगा दे और आप उसकी पेमेंट रोक के बैठे रहें। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स इस चीज़ को भी बुरा समझते हैं कि आप फीडबैक टाइम पे नहीं देते, या अगर कोई अच्छा काम होता है तो उस पर अप्रिशिएट नहीं करते। उनका ये कहना है कि अगर अच्छे काम पे अप्रिशिएट किया जाए, एक तो टीम मोटिवेट हो जाती है, दूसरा ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि किस किस्म की चीज़ इन्हें चाहिए और हम उस तरह से सारे घर को आगे चलाते जाते हैं। जितना बकाया पोर्शन है उस तरह से कंस्ट्रक्शन चलाते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम हुआ है, आपको लग रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स को लग रहा है, तो ज़रूर अप्रिशिएट करें। रिविजन्स रिविजन्स रिविजन्स, एक बार रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल स्टेजेस पर रिवीजन्स, मल्टीपल स्टेप्स में रिवीजन्स, ये भी कॉमन होता है कुछ क्लाइंट्स में और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर बहुत ख़राब होता है। वो प्लान कर चुका होता है एक चीज़, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ आ जाती है, वो फिर वो प्लान चेंज करता है, उससे फिर बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ आ जाती है। प्रोजेक्ट लेट होता जाता है, नुकसान शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी परहेज़ करें। हर किसी को सुनना सिवाय कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट, ये बिल्कुल कुछ लोगों का ख्याल होता है, ऑनेस्टली सब लोगों का ख्याल नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट तो पैसा बनाना चाह रहे हैं, ये मुझे लूटना चाह रहे हैं। तो आप उनके पास गए क्यों हैं? आप ना जाते, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करते। आप अगर उनके पास गए हैं तो यू हैव टू ट्रस्ट देम।
होता ये है कि आप हर एक और शख्स पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं सिवाय उनके। आपका हमसाया कुछ आगे कहता है, जहाँ घर बन रहा है आप उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो खुश ना हो कि वहाँ कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रही है, वो शायद ज़्यादा तराई करने पे खुश ना हो, कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से वो शिकायत लगाता है, आप कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट से नाराज़। इसी तरह आपका चौकीदार कोई शिकायत लगाता है, आप कॉन्ट्रैक्टर से नाराज़। कोई और शख्स आके, आपका मटेरियल सप्लायर आके कोई शिकायत लगा देता है, हालांकि हो सकता है कि उसने गंदा मटेरियल दिया हो और उससे मटेरियल लेना कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर की बातों पे नहीं कर रहे होते। और मेरे ख़्याल में इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर का गुस्सा जायज़ है आप पे कि आप उसकी बात पे क्यों भरोसा नहीं कर रहे होते, हालांकि आपने इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट उसे भरोसे की वजह से दिया है। टाइम पे मटेरियल ना देना एक और बहुत गुस्से वाला एलिमेंट है, उसे गुस्सा होना भी चाहिए। उसके जो बचत है, उसके जो बच्चों के पास पैसे जाने हैं, वो आप ज़ाया करवा रहे हैं अपनी शायद नालायकी से, अपनी कोताही से। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको टाइम पे मटेरियल प्रोवाइड करना है, वो मटेरियल जो आपके ज़िम्मे है। ऑब्वियसली जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे है, अगर वो टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर रहा तो वो अपना नुकसान खुद से कर रहा है। बाज़ दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर्स एंग्जाइटी वाले कस्टमर्स से भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इस केस में मेरे ख्याल में नाराज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि कौन सा बड़ा इशू है, कौन सा छोटा इशू है। आपको एजुकेट करना है, आपको गाइड करना है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है और ये बड़े आराम से रेक्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए, साइट पे कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती है। अभी हम उस लेवल्स को अचीव नहीं कर सके पाकिस्तान में कि हमारी साइट पे कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई गलती ना हो और साइट सही से हो जाए। तो आपको ही गाइड करना है, आपको एजुकेट करना है और लॉजिकली एजुकेट करना है। अगर आप इलॉजिकली एजुकेट करने की कोशिश करेंगे और नहीं जी ये तो ठीक हो जाएगा, तो वो आपसे नाराज़ रहेगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर भी नाराज़ हो जाएगा, अब दोनों की फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए एंग्जाइटी कस्टमर को होती है, आपको उसे सही से मैनेज करना है और गुस्सा नहीं करना। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर्स गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, इस पे मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उस पर कॉन्ट्रैक्टर्स जायज़ गुस्सा करते हैं। ये वो लोग हैं जो सुनते ही नहीं हैं, जो आपकी बात बिल्कुल इग्नोर करते जाते हैं। हाँ देखिए, सुननी ज़रूर चाहिए, एवैल्यूएट करनी चाहिए, डिसीजन तो आपको लेना है, लेकिन आपको सुनना चाहिए। ये आपकी कतन कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते और इस पे भी कॉन्ट्रैक्टर्स नाराज़ हो जाते हैं, जो कि जायज़ नाराज़गी है। डिसऑनेस्ट क्लाइंट पे भी गुस्सा आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। देखिए, जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स डिसऑनेस्ट हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी में डिसऑनेस्टी है और हर सेगमेंट में है, तो इस तरह डिसऑनेस्ट क्लाइंट भी हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाज़ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुकर जाते हैं एक स्टेटमेंट दे के, भूल जाते हैं, कहते हैं हम भूल गए हैं, कस्में उठा लेते हैं, पैसे नहीं देते, पैसे मार जाते हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। तो वो बेसिकली डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्ट क्लाइंट पे भी कॉन्ट्रैक्टर का नाराज़ होना बनता है। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर भी डिसऑनेस्ट है तो फिर बैलेंस आउट हो जाता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑनेस्ट है तो उसकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है डिसऑनेस्ट क्लाइंट पे। और डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट सफ़र करेगा, बिलीव मी आपका प्रोजेक्ट सफ़र करेगा। देयर आर केसेस, मैंने बहुत केसेस में देखा है कि फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ ऐसा काम कर देगा जो सारी ज़िंदगी आपको भुगतना पड़ेगा, और आपने उसके साथ डिसऑनेस्टी की, इसकी वजह से उसने किया। आपका अगर घर बन रहा है, आपका करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उस पर प्लीज़ डिसऑनेस्टी मत दिखाएं। आप ये छोटी छोटी बचतें भी नहीं है, ये बचतें तो वो होती हैं जहां आप जेन्युइन कोई क्रिएटिविटी ला के सोच के बचत करते हैं। ये तो किसी का हक मारना है, जिसमें आप छोटे छोटे हक मारते हैं लोगों का और फिर आपको पे ऑफ करना पड़ता है इन लॉन्गर रन। डिसीजन मेकिंग में इनकन्क्लूसिव होना ये एक और गलती है कि आप डिसाइड कर ही नहीं पाते। दिन गुजर जाते हैं, साइट रुक गई है, आप कहते हैं मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया है, फिर आप एकदम बताते हैं और एक्सपेक्टेशन होती है कि दोबारा से साइट उसी पेस पे स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब एक दफ़ा साइट रुक जाती है, उसे दोबारा स्टार्ट करने में टाइम लगता है, वो बिल्कुल उसी पेस पे, उसी स्पीड पे दोबारा से नहीं शुरू हो जाती। इसलिए जो डिसाइड नहीं कर सकते क्लाइंट्स,
उन पे किसी हद तक गुस्सा आता है कॉन्ट्रैक्टर्स। शो मारने वाले क्लाइंट्स, ये छोटी कैटेगरी है लेकिन है ज़रूर, इस पे बहुत गुस्सा आता है कॉन्ट्रैक्टर को। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मैं आया हूँ अपने घर से निकल के अपने बच्चों के लिए काम करने, पैसा कमाने, उनका फ्यूचर बेहतर करने। आप भी आए हैं एक घर बनवाने, उसके बाद हम शो मारना शुरू कर दें कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इस तरह है, तो वो वक्त का ज़िया है। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि ऐसे कस्टमर्स के साथ काम ना करूँ। अगर मुझे पहले पता लग जाए तो मैं किसी न किसी तरीके से जान छुड़वा लेता हूँ। ये डेंजरस एलिमेंट है। बहुत कम लोग हैं लेकिन डेंजरस एलिमेंट है कि आप दूसरे का वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। तो ये भी बुरा लगता है। अगर मुझे बुरा लगता है तो बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुरा लगता होगा। इंसल्टिंग एटीट्यूड किसी के साथ रखा जाए उसे बुरा लगेगा, किसी फील्ड में रखा जाए, किसी ट्रेड में रखा जाए। इसलिए अगर क्लाइंट आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो भी जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स को बुरा लगता है। और अगेन, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, बहुत कम लोग हैं, लेकिन दे बिकम इरिटेटिंग। वो इवन इस स्टेज तक चले जाते हैं, मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा मज़दूर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं साइड पे। ये मेरा खुद आंखों देखा वाक़या है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको ख़त्म कराना पड़ता है, लेकिन वो इस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ, जैसे वो कमी है। तो इस तरह आपको किसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ का खुद से क्रेडिट लेने वाले लोग, उन पे भी बहुत गुस्सा आता है कॉन्ट्रैक्टर को, और आना भी चाहिए। एक प्रोजेक्ट है, वो टीम वर्क है, उसमें क्लाइंट का अपना रोल है, कंसल्टेंट का अपना रोल है, आर्किटेक्ट का अपना रोल है, कॉन्ट्रैक्टर का अपना रोल है। अगर लेट्स से सारे का सारा क्रेडिट मैं ले रहा हूँ तो मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। मुझे सारे का सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि उस टीम को मैं प्रोजेक्ट करूं, मैं हम की बात करूं, हमने ये किया, ना कि मैंने ये किया। तो ना ये कॉन्ट्रैक्टर का राइट है, ना कंसल्टेंट का राइट है, और ना ही क्लाइंट का राइट है कि वो सारा क्रेडिट खुद ले जाने की कोशिश करे। आखिरी 2 पॉइंट्स पे आ गया तो सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि अनस्केड्यूल्ड मीटिंग रख लेना, ऐसे टाइम पे मीटिंग रख लेना जो बिल्कुल ऑड है। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछें, मुझे ये इतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज़ लोग मुख्तलिफ टाइम जोन्स में रह रहे हैं, वो अपनी भी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं। रात के 2 बजे तो वो आपको कॉल करने से रहे, रात के 2 बजे तक जागें फिर आपसे पूछें, तो आपको कन्वीनियंट टाइम ढूंढ लेना चाहिए। और ये दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की और क्लाइंट की। अच्छे टाइम स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, उस टाइम पे आप बात करें और डिस्कशन कर लें। जब भी करनी है, जितनी फ्रीक्वेंटली करनी है, उस टाइम पे कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कॉन्ट्रैक्टर भी ना हो और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्लाइंट भी ना हो। हाँ, मतलब ये मुमकिन नहीं है कि रात के 2 बजे कॉन्ट्रैक्टर भी बात कर सके या क्लाइंट अपने ऐसा टाइम फिक्स करे कि रात के 2 बजे उसे पढ़ रहे हों, तो आपको अच्छा टाइम स्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि रात के 2 बजे कॉल करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, तो फिर तो वो नाराज़ होगा आपसे। एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग, इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम सब लोगों को पता है कि वैल्यूज़ हमें देखनी होती हैं, एथिक्स हमें देखनी होती है, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, ये मस्ट है, ये फ़र्ज़ है। तो इसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इसलिए मैंने एंड पे रखा था कि इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे नाराज़ होते हैं, ऐसे क्लाइंट से नाराज़ होते हैं, ऐसे हर शख्स से नाराज़ होना चाहिए जो ऐसा करता है। ले जी, आज की वीडियो के लिए इतना कुछ ही था। अब मैं इजाज़त लूँगा आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।